फास्ट मोड पे गो थ्रू देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी, मेरी प्रिडिक्शन कह रही है जिस तरह सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में F6 देगा। तो सेल्फ असेसमेंट और अगर एक्सरसाइज को अच्छे से आप कर लेते हैं, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक, स्पेशली जो मैथ्स वाले टॉपिक की है, तो आपका एग्जाम जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चैप्टर 6 की अगर हम बात करें कि चैप्टर 6 में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट में वो आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसका डिफरेंस है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये मुझे लगता है कि ये शॉर्ट के लिए जो है आ सकता है। ठीक है, फिर इसको बुक से गो थ्रू करते हैं। सिमिलरली जो वीवीआईपी टॉपिक जिससे मैं कहूंगी इस चैप्टर में, वो है इंथैल्पी। इंथैल्पी, हेस लॉ, बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब ये 3 वीवीआईपी ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो मैं मस्ट पेपर में एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी, कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में जो है इससे रिलेटेड गिवन है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन RxN, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, और इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जितनी भी इंथैल्पीज कैलकुलेट करना है इसके न्यूमेरिकल्स, और कम से कम आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ये मैं वीवीआईपी के अंदर डालूंगी। ठीक है, कि ये एक चीज जो है पेपर में हमेशा से आती है। अच्छा, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी को मैं शॉर्टकट में गो थ्रू करवाती हूँ, यूनिट। ठीक है, फ्री एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इससे हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी का पता चलता है, आया रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आती है तो मतलब आपके पास फिजिबल नहीं है, नेगेटिव आती है उसकी वो वैल्यू एंड पे गिवन है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हेस लॉ। हेस लॉ तो ऐसा है, ये पिछली बुक में भी ये था, और ये अगेन वीवीआईपी के अंदर मैं इसको डालूंगी। ठीक है, और बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल के अगेन न्यूमेरिकल्स ही हैं। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल क्या है ये भी मैं वीवीआईपी के अंदर डालूंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी शॉर्ट है। ठीक है, एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं और मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स, कुछ आप डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए और प्लस इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आगे मैं लिख देती हूँ न्यूमेरिकल्स, तो ये आप शॉर्ट के लिए करें। ठीक है, शॉर्ट के लिए, शॉर्ट का मतलब मेरा होता है 3 मार्क्स। अगर एग्जामिनर या F6 का टीचर जो है लॉग में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है 3 3 3 3 4, ठीक है, 3 3 4 की कॉम्बिनेशन करता है, या 2 2 2 की कॉम्बिनेशन करता है, तो उसमें मेरा मतलब है कि शॉर्ट आ सकता है। तो शॉर्ट का मतलब शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और लॉग में अगर वो एक छोटा पार्ट बनाता है तो अगेन वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन और उसके फैक्टर। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, अगेन मैंने हमेशा से आपको कहा है, जो इनिशियल 10 चैप्टर है ना, उसमें इतना मार्जिन बनता नहीं है कि हम टॉपिक्स छोड़ दें। हाँ, 11 से 14 के दरमियान में आपको बहुत सारे टॉपिक्स स्किप इन सेंस के मतलब लेस इंपॉर्टेंट हटवा सकती हूँ। मैं आपको गिन चुन के बताऊंगी कि ये कर लें। ठीक है, कि वो मतलब वो होता है कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधर आपके पास मार्जिन है, लेकिन ये जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 2 से 4 हो गया, 5 नहीं है आपका। ठीक है, और फिर 6 से आपके पास 10 हो गया, तो इनिशियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे ही ऑलमोस्ट टॉपिक्स उसमें हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स फिर बीच में हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले आते हैं। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन और इसके फैक्टर। ठीक है, वो कहता है हाइड्रेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसे कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन, मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी जो है ना वो इधर भी रिलेट कर रही है। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास सारा है, सारा या फिर मायरा में से कोई है।
मैं रिफ्रेश करती हूँ, एक सेकंड। मैं स्क्रीन, अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन रिफ्रेश करती हूँ। हाँ, नूर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, शाबाश नूर। ये देखें, ये जो अभी एक नए स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना मुझसे कि मैम आप बताएं गिब्स फ्री एनर्जी का, तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको ये बताता है वेदर दिस रिएक्शन विल बी फीजिबल और नॉट। ठीक है, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फीजिबल का मतलब होगा कि नहीं होगा। अब ये वैल्यू है, ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं, अब बुक की जानिब चलते हैं। ये जो चैप्टर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं बुक से जरा गो थ्रू करवा देती हूँ। ये है एंथैल्पी, मेजर ये चैप्टर है ही एंथैल्पी का, ठीक है, एनर्जेटिक्स है, ठीक है। जो स्टार्ट में वो आपको कह रहा है पेज 115 पे आ जाएं आप, ठीक है, 115। अच्छा, सबसे वो कह रहा है कि एनर्जी क्या है केमिकल रिएक्शन में। कोई भी आपके पास याद रखें, आपके पास रिएक्शन होता ही वो है जिसको आप कहते हैं कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हमेशा ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। फिर नेट इंथैल्पी क्या होती है, जितने बॉन्ड्स टूटे, जितने नए बॉन्ड बने, इंथैल्पी पे बेस करता है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है, वो नेट इंथैल्पी पे डिपेंड करता है। यूनिट्स क्या होंगे, कैलोरी होगी, जाउल होगा, ठीक है। फिर वो आपको बता रहा है कि आपके पास थर्मल एनर्जी का यूनिट जाउल्स है यहाँ पे, और 1 जाउल कितनी जो है, 1 कैलोरी कितने जाउल्स के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, ये मैंने आपको कहा शॉर्ट में आएगा, पेज 116, ठीक है। बॉन्ड हैबर साइकिल जो है ना, वो उसके न्यूमेरिकल्स याद करो ऐशा, ठीक है, एक तो उसकी स्टेटमेंट और उसके न्यूमेरिकल्स। हाँ, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। थर्मोकेमिकल में हमने कहा एक्सो और एंडो का डिफरेंस हमने क्लास में निकाला था। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, ये शॉर्ट में आपसे वो पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर वो आपको रिएक्शन देगा और कहेगा कि बताओ ये एक्सो है या एंडो। तो उसकी इंथैल्पी देखो, इंथैल्पी नेगेटिव हुई तो एक्सो है, इंथैल्पी पॉजिटिव हुई तो आपके पास एंडो होगा, ठीक है। इसी तरह ये कुछ ऐसे रिएक्शन जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंबशन, मुझे पता है कंबशन में हीट रिलीज होगी, तो कंबशन उसने नाम ही लिख दिया है तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन की एग्जांपल दे सकता है। तो मेन चीज जो मेरा माइंड कह रहा है कि आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वो जितने अच्छे आपको आते हैं, एग्जामिनर शॉर्ट में वही सवाल उठाकर या तो सेम देगा या तो उसी का डेटा चेंज करेगा। तो कॉन्सेप्ट असेसमेंट सब चैप्टर्स के अच्छे तरीके से आपने देखने, और कुछ करें ना करें कॉन्सेप्ट असेसमेंट जरूर करें। अब देखें, इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट में मेन एसएलओ है। अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, हीट ऑफ कंबशन जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, वो क्या है, डेफिनेशन और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। थ्योरी से ज्यादा मेन बात इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल, और इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आने चाहिए। हीट किसे कहते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे हम कह रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट्स पे ले रहे हैं तो फिर इसके ऊपर हम नॉट का साइन पुट करते हैं। अच्छा, इसी तरह वो आपको ये देखो, ये जो मैंने मेंशन किया है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी का। अभी भी एक आध बच्चा मुझे असेसमेंट शो कर रहा था, उसमें भी यही सवाल था, ठीक है। तो वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स दे देगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, वो कहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है या हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आ जाएं। अच्छा, अब ये डेफिनेशन है, सारी इंथैल्पीज की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में वो क्या दे रहा है, देखो डिफरेंट रिएक्शंस दे रहा है, तो इधर सिर्फ डेफिनेशन याद करो। ये देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल पे आए, ये देखो वो कह रहा है राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ CCH4H2। वो कह रहा है कार्बन की कंबशन शो करो, मीथेन की कंबशन शो करो, हाइड्रोजन की कंबशन शो करो। ये तीनों रिएक्शन अच्छे से आप याद कर लें कि इसकी इंथैल्पी क्या है। अच्छा, कुछ इंथैल्पीज ऐसी हैं जो मुझे याद करनी पड़ेंगी। अब कंबशन की इंथैल्पीज बहुत आ रही हैं, ठीक है, तो कंबशन वाली याद कर लो, ठीक है। हमने कहा था क्लास में कि हम कंबशन वाली इंथैल्पी जरूर याद करेंगे या कुछ खास रिएक्शन, तो उसमें कंबशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगेन इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन, सिर्फ डेफिनेशन हमें पता हो कि क्या चीज है। अगर वो कहते व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन या डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, जो कि एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि जो एग्जामिनर देता है, कोई एक
मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का सवाल होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो कॉन्सेप्ट असेसमेंट में मेन क्रक्स है, पूरी बात जो उसने 2-3 पेजेस में कही उसका मेन पॉइंट इधर है, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं ये इंफॉर्मेशन है, इसको देखते हुए इक्वेशन लिखो। तो मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रही हूं कि इस तरह का ही आपको देगा कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो है वो आपको एल कह रहा है, लिक्विड है, दैट इज प्लस 49 किलो जूल पर मोल। अब कहते हैं इसको देखते हुए रिएक्शन आप लिखें, इक्वेशन बनाएं। तो इंथैल्पी उसने देवा है ना, आप रिएक्शन लिखें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि डेल्टा एच एफ क्या होगा। तो मतलब जब मैं कहती हूं वीवीआईपी, ये जो मैंने वीवीआईपी लिखा है तो इसका मतलब है कि ये तो मस्ट है, मेरी तरफ से ये मस्ट करो। हेस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो मस्ट हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, बॉर्न एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन, देखो मेजर चीज इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट बॉर्न एनर्जी ऑफ HCl, ठीक है। HCl देखो H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसने दी है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, Cl की एनर्जी दी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl क्या है, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, इधर आपके पास HCl की आ जाएगी, ठीक है। H2 प्लस Cl2 गिव अस HCl, ठीक है। तो बॉन्ड प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की करो तो ये आपके पास आ जाएगी। ये देखो ये यहां नीचे इसने यूज किया है, देखो डेल्टा समीशन ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, समीशन सम को कहते हैं हम, ठीक है। हाँ इंथैल्पी जरूरी है, हफ्सा इंथैल्पी ही तो जरूरी है, ठीक है। इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आयशा क्या कह रही हैं, बॉर्न हैबर साइकिल में, बॉर्न हैबर साइकिल की तो मेन चीज ये है ना कि आप देखें कि उसने रिएक्शन कैसे, मैकेनिज्म पे ग्रिप होनी चाहिए आयशा मलिक। बॉर्न हैबर साइकिल में मैकेनिज्म हमें आने चाहिए, और हमने बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली मैकेनिज्म प्रैक्टिस किए थे कि ये मैकेनिज्म आया तो क्या करेंगे, और जब रिवर्स करने के लिए आया तो फिर क्या करेंगे। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं, ये तो वही वाली बातें हो गई, ठीक है। इसको फिर आगे ले जाएं। अब ये देखो हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट का मैंने यहाँ पे लिखा है, टॉपिक लिखा है, हाँ कैलकुलेशन ऑफ हीट के ये लिखा है, मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ये देखो हीट का कैपेसिटी क्या है कि हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। मतलब ये डेरिवेशन हल्की सी छोटी सी आपको आनी चाहिए यहां तक, ठीक है। और अगर हीट आई तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगेन यहां न्यूमेरिकल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। अच्छा मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन देखो दोबारा से वही न्यूमेरिकल दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहां क्या दे रहा है, अगेन हीट ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल 6.4, ठीक है। 6.4 में अगेन हीट ऑफ रिएक्शन को वो कह रहा है एक्सप्लेन करो, और ये हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा इसके बाद वो क्या कह रहा है, हेस लॉ, देखो हेस लॉ अगेन ये कह रहा है वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक रिएक्शन को मैं एक स्टेप में कर रही हूं या मल्टीपल 3-4 स्टेप में कर रही हूं, टोटल इंथैल्पी सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि वन स्टेप वाला रिएक्शन कौन सा है और सेवरल स्टेप, वो आपको इंथैल्पी देगा, इक्वेशन आपने बनानी है। हमने कहा कि जब भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं, देखो वन स्टेप में है -393, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों का सम भी -393 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, जैसे भी आयशा ने पूछा कि कोई ट्रिक नहीं आ रहा, तो मतलब हमने कोई मिस्टेक की है। हम देखेंगे कि यहां पर मैकेनिज्म में जब 2 स्टेप्स हम लिखेंगे वो कैंसल आउट होकर हमें मेन इक्वेशन वापस दें। अगर वो कैंसल आउट होकर हमें मेन इक्वेशन नहीं दे रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे यहां कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है ही नहीं फर्स्ट स्टेप में, जबकि यहां पे हम बनाएंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरमीडिएट है, वो कैंसिल करें तो मेन रिएक्शन वापस आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो ये देखो वापस आ रहा है। तो हमने हेस लॉ के अंदर एक तो स्टेटमेंट, ठीक है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, दूसरा इसके जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में एक्सपेक्टेड होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जल्दी से। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें मैंने यही लिखा है हेस लॉ, लेकिन हेस लॉ के अंदर हमें पता है एक दफा हम इंथैल्पी उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं हेस लॉ के जरिए, बॉर्न हैबर साइकिल के जरिए, ठीक है। तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना कर देते हैं, वो आपको डेटा देगा, वो कहेगा ये डेटा है, देखो ये एग्जाम्पल है 6.7 इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो वही आपने सिर्फ एरो का ध्यान रखना है
कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है और उसका एरो क्या है। एरो डाउनवर्ड होगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एरो अपवर्ड होगा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। वन स्टेप रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये है। टू स्टेप में हमने कहा कि कार्बन और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन पहले मोनोक्साइड बना रहे हैं, मोनोक्साइड डाई में कन्वर्ट हो रहा है और ये दोनों ही एक्सो हैं। अगर इसमें से कोई भी एंडो होता तो ये डायग्राम यहां छोड़कर मैं इसको ऊपर ले जाती। ठीक है, तो यहां मिस्टेक नहीं करनी, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों का क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द दिस इज दिस, अगेन वही न्यूमेरिकल आपको दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा एच। देखो पूरा चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेट इंथैल्पी, इंथैल्पी की वैल्यूज दे रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करो, और ये भी वही है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को सम करो, रिएक्टेंट को सम करो, दोनों को एंड में माइनस कर दो। ठीक है, ये आपने काम करना है 6.8 में। अच्छा 6.9 अगेन वो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन प्रोडक्ट का प्लस रिएक्टेंट्स का प्लस, दोनों को आपस में प्लस करके फिर माइनस कर देना। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इसमें भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। आपको रिएक्शन दे देगा, इंथैल्पीज दे देगा और वो कहेगा प्रोडक्ट मुझे निकाल कर दिखाओ कि ये प्रोडक्ट कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। तो कंबशन रिएक्शन है तो हीट रिलीज ही करेगा। अच्छा उसके बाद क्या है, पेज 131 पे बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, वो कहेगा ड्रॉ बॉर्न हैबर साइकिल। अब इसमें एक ही सवाल मैं एक्सप्लेन कर सकती हूं कि बॉर्न हैबर साइकिल लेटिस एनर्जी के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेटिस एनर्जी का मतलब है आयनिक कंपाउंड के लिए। कोई आयनिक कंपाउंड दे देगा और वो कहेगा इसकी लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करो। ठीक है, या लेटिस एनर्जी या बीच में से डेल्टा एच एफ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो लेटिस एनर्जी कैलकुलेट के लिए देगा। ठीक है, तो बॉर्न हैबर साइकिल ठीक है हेस लॉ की ही एप्लीकेशन है कि हाउ यू विल कैलकुलेट। अब देखो सोडियम हमने कहा कि हमने पहले सबको, ठीक है, पहले सबको आयनिक स्टेट में लेकर जाना है। सोडियम को पहले मैंने सॉलिड से गैस में ले गई, गैस से आयनिक स्टेट में ले गई। क्लोरीन को मैं देखूंगी कि कौन सी स्टेट में, ये ऑलरेडी गैस में है तो इसको मैं एटम में ले जाऊंगी, फिर एटम से मैं इसको आयन में ले जाऊंगी, फिर सबके आयन्स को आपस में आप मिक्स करेंगे, NaCl बनाएंगे, डेल्टा HL जिसे आप लेटिस एनर्जी कह रहे हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वैल्यूज उसने आपको दी होंगी, डेल्टा HF उसने आपको दी हुई है। ठीक है, डेल्टा HS इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको दी है। लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ये फॉर्मूला आप याद करें, इस फॉर्मूला में से वो कोई और चीज भी फाइंड आउट करके दे सकता है। वो कह सकता है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फाइंड करें। तो फॉर्मूला ये है, आपने सारे रिएक्शन लिख कर देखने हैं और फिर ये इक्वेशन लिखकर वो वैल्यूज पुट करनी है, क्या चीज मिसिंग है। ठीक है, जो चीज मिसिंग होगी उसको एक साइड पे रखो, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये है कि ये इक्वेशंस आपको बनाना है। इक्वेशन बना ली, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये देखो एनर्जी साइकिल डायग्राम, इसी वैल्यूज को देखते हुए आपने ये डायग्राम बना दी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है लेटिस एनर्जी को, तो आपके पास ये तो हाँ ये यहां से कर लें। रोल ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कैसे करते हैं, इंथैल्पी ऑफ लेटिस माइनस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, फॉर्मूलाज को याद करें। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे और इसके आगे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, एक ये है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज रिवर्स लेटिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अक्सर स्टूडेंट इन दोनों को मिक्स करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले ये जरूर देखिएगा कि कौन सा प्रॉपर यहां पे कौन सा स्टेप अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट असेसमेंट, मेन चीज आपकी नई बुक में क्या है, पुरानी बुक में इस तरह की असेसमेंट्स नहीं थी। नई बुक में जो असेसमेंट्स है ना, ये अकॉर्डिंग टू द SLO है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि ये अगर आपको असेसमेंट्स आती हैं, इसी का डेटा चेंज करके या मे बी यही सेम चीज उठाकर वो आपको दे दे। अच्छा आगे आए, ये इंट्रोपी, ये मैंने कहा इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इंट्रोपी क्या कहते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को हम कहते हैं इंट्रोपी। सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, अगेन उसकी 3 कंडीशन है कि अगर इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कम होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम यूजुअली इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। वही बात है, ये 1 के साथ मैच कर रहा है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर इसकी वैल्यू लेस देन है। तो डेल्टा S
इंडिकेट्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। जैसे सॉलिड से मैं लिक्विड में जा रही हूं, तो सॉलिड से लिक्विड में ऑब्वियसली मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड होंगे। ज्यादा अरेंज्ड फॉर्म में कहां है? सॉलिड में। कम अरेंजमेंट कहां पे है? लिक्विड में। लिक्विड से गैस में अगर जा रही है स्टेट, मुझे पता ही चल रहा है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। अगर वो कह रहा है गैस से रिवर्स आओ लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो डिसऑर्डरनेस कम हो रही है या एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, तो अगेन ये देखो नीचे आपको रिएक्शंस दिए हैं। वो कहता है बताओ डेल्टा एस किसका पॉजिटिव और किसका नेगेटिव होगा, प्रिडिक्ट करके दो। तो देखो ये गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो मैंने कहा इसकी एंट्रोपी कम होगी, डिसऑर्डरनेस कम होगी। ठीक है, ये कहा गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी अभी भी मैंने कहा ये यूजेबल एनर्जी को कहते हैं। ठीक है, कि किसी सिस्टम के अंदर कितनी फ्री एनर्जी, और ये इंडिकेट करेगा आया ये रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप सिंपल यूज करें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस डेल्टा एच एस। ठीक है, टेम्परेचर को आप देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर है, तो फिर तो ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, T इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये यूज करें। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो है और वो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये जो 3 कंडीशंस हैं अभी ये नूर ने भी सेंड की हैं, तो वो आप जो है वो देख लो। ठीक हो गया? अच्छा मलिक, बच्चे इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं और हमारे पास आज का दिन है, और कल मैं चाह रही हूँ पेपर आपको शेयर हो गया था ग्रुप में। ठीक है, पेपर शेयर हो गया, मॉडल पेपर ट्रायल में और मेन ग्रुप में मॉडल पेपर शेयर हो गया है, तो वो जरा सॉल्व करके मुझे भेजें कि आज मैं उसे गो थ्रू करूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। ठीक हो गया? अच्छा, करेक्ट नूर, शाबाश। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको भेजती हूँ जो स्टूडेंट साथ साथ हमने क्लास में किए थे। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक में टेंशन ना लें। ठीक है, ऑर्गेनिक पोर्शन जो 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन वो 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस उठा लें, उधर अल्कीन्स के रिएक्शन उठा लें, आइसोमेरिज्म उठा लें, वो हाथ पे गिने चुने रिएक्शन है। ठीक है, आइसोमेरिज्म तो मेरे ख्याल से 2 चैप्टर्स में शेयरिंग पे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो 15-16 है ना, वो 2 चैप्टर है। वो 2 चैप्टर में एग्जामिनर कितना 40% 30% दे देगा, तो उसको इतना मुश्किल ना बनाए। ठीक है, वो इतना मुश्किल है भी नहीं। अच्छा, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी आगे चलते हैं, क्योंकि हमने 9 o'clock तक ये चैप्टर्स खत्म भी करने हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, 7। अच्छा, 7 चैप्टर 10 में, अच्छा चैप्टर 10 में इतना कोई खास हफ्सा ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। अभी मैं मैथ्स लिखवाती हूँ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8-9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में फिर ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपने 9 में पढ़ी भी हुई है। ठीक है, बस 2-3 चीजों पे वहां फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करो कि पूरा का पूरा चैप्टर हफ्सा छोड़ दो। ठीक है, ये गलती फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हरगिज नहीं करनी। 9-10 के लेवल पे हम ये काम करते थे। ठीक है, लेकिन यहां हो नहीं सकता। ठीक है, यहां काम खराब हो जाएगा। चूज एंड पिक यू कैन डू, लेकिन वो अपने रिस्क पे करोगे। ठीक है, लेकिन जो चीजें मैं बता रही हूँ वो छोड़ने की नहीं है। ठीक है, अच्छा चैप्टर 7 न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का रेट क्या है, अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस किया कि कंसंट्रेशन से हम रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेट लॉ शॉर्ट का है। ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ, ये सारे शॉर्ट के हैं, ये इनिशियल शॉर्ट है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना कि आप कहें कि मैम क्या मैं पूरा चैप्टर छोड़ दूं, नहीं। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लॉन्ग है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूरा का पूरा मैं लॉन्ग में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शॉर्ट में भी आ सकता है कि एक आध रिएक्शन न्यूमेरिकल दे दे, लॉन्ग प्लस शॉर्ट लिख देती हूँ, लेकिन मेन ये वीवीआईपी में जो मैं जिसको डालूंगी ना, ये है ऑर्डर, वीवीआईपी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ और ये दोनों क्या है, ये शॉर्ट है। ठीक है, रेट लॉ के न्यूमेरिकल, रेट लॉ क्या है डिफाइन करो। ठीक है, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल। ठीक है, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल। ठीक है, और आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, पिछला पास्ट पेपर मेरी नजर से गुजरा सेंडअप का, आर्हीनियस इक्वेशन का उसके बारे में पूछा गया था। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, हेंडरसन इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ये है बेसिकली, ये है तो सारे शॉर्ट के। ठीक है, और भी लिखवा देती हूँ आपके पास। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का आप मैकेनिज्म कैसे, हाँ मैकेनिज्म हम कैसे भूल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत वीवीआईपी है। ठीक है, प्लस न्यूमेरिकल, ये वीवीआईपी में डालूंगी मैं।
ठीक है, तो आप सिर्फ गाइडलाइंस पे फोकस करो जो मैं आपको दे रही हूँ, उस हिसाब से तैयारी करें तो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास दिन है, ठीक है, रात पड़ी हुई है, कल का दिन है, हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वीवीआईपी। ठीक है, आगे मैं लिखती हूँ इसके। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कहाँ लिखा है? वीवीआईपी में इसको डालो। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। या अभी 9th का मैं देखूं तो 9th क्लास के बच्चों को उन्होंने एमसीक्यू में दिया हुआ था पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम दी हुई थी, और कहा था कि बताओ कि ये जो डायग्राम है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम है कि एंडो की है। ठीक है, तो एग्जामिनर का लेवल ऑफ थिंकिंग आप देखें कि वो एमसीक्यू में डायग्राम पेस्ट करके और एक स्पेसिफिक बात पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फर्स्ट ईयर में तो चांसेस हैं कि एप्सेक्स में वो ये चीज पूछ ले। ठीक है, तो ये वीवीआईपी और ये सारे के सारे जो है ना ये शॉर्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूं डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ऑब्वियसली डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंडो एक्सो दोनों की करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो डायग्राम के अलावा न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालाइसिस, अगेन ये शॉर्ट है। ठीक है, इसको शॉर्ट ही करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम ये भी 9th क्लास में हल्का सा डिस्कस था, एज सच डायग्राम भी नहीं थी लेकिन उसने पूछ लिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट में करें। ठीक है, अगेन ये शॉर्ट में करें, और इसके साथ जो दूसरा है कैटालाइसिस, ये शॉर्ट में करो। तो अगर मैं यहाँ एक लॉन्ग की चीज देख रही हूं, वो पूरा आपके पास है ऑर्डर, ऑर्डर पूरा लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वो लॉन्ग में दे सकता है। लॉन्ग से मेरा मुराद है 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी मैं अभी यहाँ पे आती हूँ ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन उस ऑर्डर में आ जाते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, इसको गो थ्रू करते हैं बुक से। अगर कुछ मैंने स्किप किया है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, सारा जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। लास्ट पेपर में दिया था पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, करेक्ट यूनीब, लास्ट पेपर में भी दिया है। और ये 9th के जैसे पेपर हम देख रहे हैं, इसको एफसेक्स जो है वो इन चीजों को इंक्लूड कर रहा है। और 9th का जो पेपर उठाकर देख लो, वो सारा कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ है। ठीक है, जो एनालिसिस है मेरी, क्योंकि 9th की बुक भी चेंज हुई है और फर्स्ट ईयर की भी चेंज हुई है, वो ऑलमोस्ट आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चन तो सारा कॉन्सेप्ट की तरह था। जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स होती है ना एंड पे, बिल्कुल वैसे शॉर्ट क्वेश्चन थे। हाँ, लॉन्ग थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया हुआ था। अच्छा, हाँ, डेफिनेशन कर लो, डायग्राम कर लो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर कोई फैक्टर्स हैं तो वो कर लो, गो थ्रू करते हैं अभी हम। अच्छा, यहाँ आ जाओ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे हम कहते हैं? चेंज आता है बेसिकली। ठीक है, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हम इसे कह रहे हैं। अब ये स्मॉल चेंज है या मेजर चेंज है? अब ये देखो, यहाँ एक छोटी सी डेरिवेशन हमने की थी इसके साथ, पेज 146। ठीक है, तो वो डेरिवेशन मस्ट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt। ठीक है, ये किस बेस पे हम लिख रहे हैं? ठीक है, ये वो है। अब इसके देखो न्यूमेरिकल्स, ये शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, टाइम ये है, कंसंट्रेशन ये है, बताओ रेट क्या होगा? dx बाई dt, टोटल चेंज कितना आया, टाइम टेकन फॉर द चेंज कितना है, डिवाइड करो और आंसर निकालो। ये देखो रेट लॉ, रेट लॉ शॉर्ट में आता है हमेशा से। अच्छा, रेट लॉ में भी हमने कहा है 2 किस्म के चेंज होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस चेंज होता है और एक जो है ना फाइनल चेंज होता है। आपके पास एक इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज आता है और एक ओवरऑल चेंज आता है। ठीक है, तो फिर वो टाइप्स, उसमें भी वो टाइप्स देख लें, इंस्टेंटेनियस चेंज एंड ओवरऑल चेंज जिसे हम कह रहे हैं। तो रेट लॉ और इसकी छोटी सी ये जो डेरिवेशन यहाँ गिवन है, ये ऑर्डर पे आते हैं। दिस इज द लॉन्ग वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन सिर्फ डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट की, एक रिएक्टेंट पे, रेट एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। एक रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट डबल हो जाएगा, एक रिएक्टेंट को कम करने से रेट डबल हो जाएगा। अब हो सकता है कि रिएक्टेंट 2 हो लेकिन रेट सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कहां गया फर्स्ट ऑर्डर? ये है फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जीरो ऑर्डर मैंने बताया था, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, जैसे रिएक्शन कैटलिस्ट के बगैर ना हो तो ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। ठीक है, बगैर सोचे समझे जीरो ऑर्डर करो, क्योंकि अगर वो कैटलिस्ट के बगैर नहीं हो रहा, जैसे सनलाइट इज अ कैटलिस्ट इन फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक तब बनेगी जब सनलाइट होगी। तो दैट मीन्स कि रिएक्शन ना रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना किसी और चीज पे, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो दैट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट एक ही पे डिपेंड कर रहा है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन जो हमने क्लास में की थी। सेकंड ऑर्डर अगेन, ठीक है, उसका रेट निकाल कर दिखाओगे। ठीक है, और ऑर्डर भी निकाल कर दिखाओगे। रेट दोनों पे डिपेंड करे, या एक पे सिंगल डिपेंड करे
एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बढ़ाऊं तो वो 4 टाइम बढ़ जाए, या दोनों की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊं तो रिएक्शन जो है वो डबल हो जाए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या तो 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड करे या एक पे ट्रिपल डिपेंड करे। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसे आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर आप कहते हैं रिएक्शन जो है, अगर आप कंसंट्रेशन एक दफा बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन हाफ टाइम बढ़ रहा है रेट, ठीक है, और उसका रेट निकाल कर दिखाओ, जैसे एग्जांपल गिवन सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, यहां पर जहां भी वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट तो वहां सूडो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। लगता है कि रिएक्शन जो है सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वाटर भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा वेयर वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये तो लॉन्ग है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ इस रिएक्शन का, या कितने टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं वो लिखकर। तो ये मैंने लॉन्ग में डाला है, प्लस इसके साथ ये न्यूमेरिकल। तो एक पार्ट में हो सकता है वो ऑर्डर की पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और ये जरा बताओ कितनी टाइप्स हैं ऑर्डर की, और नीचे ही एक न्यूमेरिकल दे दे। ठीक है, जैसे कि एपीएस वाले करते हैं, 2-2 3-3 पार्ट्स में वो क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा है कि फर्स्ट टाइम 3 एक्सपेरिमेंट है तो पहले 1-2 को कंपेयर करो, जो चीज कांस्टेंट है उस एक चीज को कांस्टेंट लो, एक चीज को कंपैरिजन करो। जैसे ओजोन कांस्टेंट है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO चेंज हो रहा है, तो पहले हमने इन दोनों को रिलेट किया, क्लास में हमने सीखा था कि कैसे करना है। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप में आप एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को रिलेट करें। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये एक्सट्रीमली जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखो सिंपल इसमें हमने क्या किया है रेहान, सिंपल क्या किया है, देखो एक का रेट दूसरे का रेट। मैंने क्या कहा, यहां रिएक्शन में देखो जो चीज कांस्टेंट है उसको उठा लो। जैसे ओजोन को कांस्टेंट रखा तो NO की अमाउंट 1 और 2 में चेंज हो रही है, तो 1 और 2 का हमने कंसंट्रेशन और रेट उठाकर यहां लिख दिया, ये देखो। ठीक है, तो 1 और 2 को यहां कंपेयर किया, इन दोनों को डिवाइड किया है लीस्ट वैल्यू से, तो 1:2 आया। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने 1 और 3 को कंपेयर किया है, क्योंकि 1 और 3 के अंदर हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट है, NO कांस्टेंट है और ओजोन चेंज हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, हमने उसका रेट लिखा डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यू विच इज 3, और फिर उसको कंसंट्रेशन निकाली 3:1 आ रहा है। तो फाइनली हमें पता चल गया कि एक की कंसंट्रेशन एक टाइम बढ़ाई तो ये 2 दफा बन रहा है, और कंसंट्रेशन 3 है तो ये हाफ टाइम बन रहा है। तो दैट मीन्स रेट इज डिपेंडेड ऑन ओजोन 1 टाइम। ठीक है, ओजोन पे 1 टाइम वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और फाइनली हमने उसका नीचे ऑर्डर निकाल दिया। ठीक है, और ऑर्डर के यूनिट्स, हाँ डिराइव द यूनिट्स, वालेकुम अस्सलाम, डिराइव द यूनिट्स। ठीक है, बिस्मा क्या कहते हैं, अच्छा सपोर्टिव लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड बिस्मा इफ यू नीड इट। ठीक है, बट इट विल बी लिमिटेड। ठीक है, हमारे ऑफिशियल अपना जो केमिस्ट्री का ग्रुप है उसमें शेयर हो जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ होती है और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो सपोर्टिव फिर हम आपको 1-2 लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाए पेज 152। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अगेन वो कह रहा है ये रिएक्शन है। ठीक है, बताओ इसका रेट क्या होगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि कॉन्सेप्ट असेसमेंट में मेन चीज है। देखो दोबारा वही सवाल किया है, और अगेन हाफ लाइफ है तो ये शॉर्ट में कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। तो हाफ लाइफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, और आगे इसका न्यूमेरिकल यहाँ है नहीं लेकिन कहीं होगा। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल आपने करना है, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, ये देखो ये आर्हीनियस इक्वेशन है जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है, EART आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, इधर एक और हेंडरसन इक्वेशन का भी जिक्र था, लेकिन आर्हीनियस और हेंडरसन दोनों को देखें। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म को हम कैसे भूल सकते हैं, VVIP में हमने इसको डाला है, कैसे होगा ये रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल अगेन वो देगा, ये रिएक्शन है, ये इसका रेट है, बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये इसका रेट है। ठीक है, बताओ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो अगेन घूम फिर के वो बात वहीं पे आ जाती है, और इसको हमने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है। अच्छा इधर आ जाओ, ये देखो अगेन 7.7। ठीक है, या ये वाली असेसमेंट देखो 7.2, मतलब यही सेम सवालात मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या हल्का फुल्का रिएक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हुए मुझे बताओ ये एक्सो का है या एंडो का है। मुझे नजर ही आ रही है रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस एनर्जी को डायग्राम को देखो, रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस किस्म का सवाल जो है एग्जामिनर पूछ सकता है MCQ में। ठीक है, और ना शॉर्ट में आपको कहेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाकर दिखाओ इसकी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखो, तो ये शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी अगेन डेफिनेशन और ये डायग्राम्स।
आइडिया ही हो गया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट आपने देखनी है, ठीक है, तो आपने ये बता देना है, ये मेन चीज है, ये चीज कैटालाइसिस की डेफिनेशन और ये इसकी डायग्राम, ठीक है, और ये कुछ मैकेनिज्म अगर डेफिनेशन के साथ आप दे देते हैं ये 3 पॉइंट्स लिखकर, तो ये सफिशिएंट होगा, ठीक है। हाँ, टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस इनटू हाफ लाइफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ, ठीक है, कि कितने टाइम में ये रिएक्टेंट अपनी हाफ अमाउंट पे पहुंचेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ मेथड। अच्छा, यूनिट क्या कहते हैं स्टैंडअप का कॉन्सेप्ट 7.7 जैसा क्वेश्चन आया था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए 2019 में तो इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी मैं रीसेंट की यूनिट में बात करूं तो रीसेंट का यही ट्रेंड चल रहा है कि मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास कम है, हम रिज्वाइन करेंगे, ठीक है, रिज्वाइन आपसे मैं करवाती हूँ, तो नेक्स्ट चैप्टर को उसमें ले जाते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट में भेज रही हूँ सारा, इसको जरा स्क्रीनशॉट्स में ऐड करो, कुछ मैसेजेस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, कि हाफ लाइफ को कैसे आपने कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ क्या है। एक सेकेंड, ये गलत सेंड हो गया, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, हाँ ये फर्स्ट वाला हटा दो, सेकेंड वाला इंक्लूड कर दो, ठीक है। अच्छा, आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन, ठीक है, हम इस तरह करेंगे, हम रीज्वाइन करेंगे, ठीक है, रीज्वाइन करते हैं और आगे चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरा आइडिया ये है कि बस आज इसको गो थ्रू कर लें, कल के लिए हम सिर्फ ऑर्गेनिक छोड़ दें, ठीक है, ऑर्गेनिक होगा कल, और फिर आपके अगर क्वेश्चन और पेपर सॉल्व करना होगा तो उसको हम आसानी से कर लेंगे ना। तो इधर यहाँ के पी के एक्स के एन, यूजुअली तो वो 10th क्लास वाली चीज यहाँ आ रही है, ठीक है, जैसे 10th क्लास में अगर मैं पूछूं उधर से क्या आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, सबसे आसान चीज आई तो वो ये आएगी, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल, ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ मास एक्शन खामखा करें, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, इसकी जो डेरिवेशन है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए आ सकती है, ठीक है। वीवीआईपी की तरफ आते हैं कि यहाँ वीवीआईपी टॉपिक मतलब जो मैं कह रही हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केपी पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इसका रिलेशनशिप क्या है, और इसकी मैंने अलग से आपको छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेरिवेशंस जो करवाई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि ये शॉर्ट शॉर्ट डेरिवेशंस आप करेंगे, और प्लस इसके न्यूमेरिकल्स, वो कहेगा के पी, राइट के पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, वालेकुम अस्सलाम, राइट के एन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, राइट के एक्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, एक तो ये होगा, एक होगा रिलेशनशिप बताओ, व्हेन के पी इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, के एक्स कब के एन के इक्वल होगा, क्या चीज आपने जीरो करनी है, और इसके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं लेकर जाऊंगी वीवीआईपी में वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगेन इसके अंदर और क्या है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है, और एक और जो है वीवीआईपी है वो है ली चैटलियर। मतलब ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, देखें जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, टॉपिक्स में थोड़े से कम कर रही हूँ, ठीक है, ऑल दो और टॉपिक्स भी मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट मैथ्स का मतलब होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये हम एक गेस लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन के टीचर क्या क्या इधर से सवाल। ली चैटलियर एक पूरी आप कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, वो पूरा ली चैटलियर में आता है, ठीक है। तो ली चैटलियर और न्यूमेरिकल लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए करें, दिस इज लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं लिंक करूं तो ये लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट भी है, लेकिन ये इंतहाई इस चैप्टर से अगर मैं कुछ मैं खुद देना चाहूंगी एग्जाम में, ठीक है, हर एक चैप्टर से एग्जामिनर कुछ ना कुछ डालेगा, ठीक है। ये पेपर स्ट्रेटेजी होती है, जब भी हमें पेपर बनाने के लिए दिया जाता है एप्सेक्स में या बोर्ड में, वो कहते हैं आप हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ दें, हर एक चैप्टर में से कोई एक आध एक एमसीक्यू उठाएं, ठीक है, तो वो अक्सर एक एमसीक्यू हर एक चैप्टर में से उठाता है, ठीक है, एक नॉलेज बेस देता है तो एक अंडरस्टैंडिंग बेस देता है, ठीक है, हर एक चैप्टर से वो शॉर्ट कुछ ना कुछ उठाएगा, ठीक है। तो 11 + 11 मतलब उसने 22 क्वेश्चंस देने हैं, तो वो खामा खा ये हर एक चैप्टर में से एक चीज तो उठाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा चीज है कि जो इस चैप्टर में क्रक्स है, क्रक्स मेन चीज ये दोनों है, ठीक है। ली चैटलियर फिर ऑब्वियसली इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन आ जाता है, तो ये तो आप खामा खा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हीट्रो,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड heterogeneous equilibria and heterogeneous equilibria। ठीक है, ये कर लें तो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्टिल यही रहेगा। और लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं तो चैप्टर 8 में ये है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चे, सारा स्क्रीनशॉट ले लें सारा। अब हम बुक की तरफ जाते हैं। ठीक है, एज वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, अब देखो मेट्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो इनिशियल 2-4 में आपने कहा मैम तो ये तो सारे ही चैप्टर हो गया, उधर से मैं स्किप नहीं करवा सकती। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से मैं खुद बजाते खुद भी जब सवाल बनाऊंगी तो मैं वहां से बनाऊंगी। इसी तरह चैप्टर 15-16 में आएंगे तो 15 तो ऑलमोस्ट मैं पूरा डालूंगी। क्यों? क्योंकि 15 में चांस ही नहीं है कि मैं क्या क्या स्किप करूं, कि कहीं भी आयोपैक में से कुछ भी वो दे देगा। आयोपैक में फिर चूज एंड पिक कुछ किसी हद तक हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा मार्जिन नहीं है। इसी तरह 16 में खास एक्सप्रेशन में बता दूंगी, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन है तो वो 30% पेपर में खामखा 30-40% रिएक्शन डालेगा। ठीक है, 2 चैप्टर्स हैं। अगर ये पोर्शन आपका जैसे कुछ बच्चों का फुली ऑर्गेनिक है, आधा ऑर्गेनिक है, आधा इनऑर्गेनिक है, कुछ बाहर के स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो खोबार की तरफ है, ठीक है, तो वहां पे फिर ये है कि उनका 50-50% चांस है कि 50 ऑर्गेनिक 50 इनऑर्गेनिक। हो गया स्क्रीनशॉट? अच्छा, अब इसको बुक की तरफ आ जाओ। ये देखो पेज 167 पे हैं हम। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सेस, तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। फिर वो कह रहा है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या है। इफेक्टिव कोलिजन हम किसे कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को उसने थोड़ा सा लिंक किया है। जस्ट गिव इट अ रीड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये देखो लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, डेफिनेशन ये तो 10th के बेसिक लेवल पे भी आपको आती ही होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन ये वही 10th वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये असल चीज है। ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kx Kn, ये एक पेज में शायद आगे चली गई ये। अच्छा, ये केसी कंडीशंस क्या है, केसी के, केसी को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केसी, हाउ टू राइट के एक्स, हाउ टू राइट के एन, हाउ टू राइट के पी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी असेसमेंट उठाकर देख लो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लिखा है, इसको रिएक्शन में चेंज करके दिखाओ। ठीक है, तो बड़ी आसान है। या केसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, वैल्यूज डालो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो और निकल आएगा केसी। ठीक है, तो ये वही 10th वाला है। जो मेन चीज है ना वो ये देखो पेज 171 पे है। ठीक है, 171 पे है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक्सट्रीमली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के पी के एक्स के एन, ये मैं आपको कह रही हूं। ठीक है, के पी किसके इक्वल है, के पी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन। के एक्स किसे कहते हैं, के एन किसे कहते हैं, रिलेशनशिप क्या है इनका। ठीक है, रिलेशनशिप, और आपको मैंने छोटी छोटी 2-3 डेरिवेशन जो करवाई है ना वो आपने करना है। ठीक है, व्हेन डेल्टा इन एन इज इक्वल्स टू 0, तो फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 8.4 देखो, वो कहता है केपी और केसी जो है इसका कैलकुलेट करो इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। इसी तरह वो देखो ये इक्वेशन उसने लिखी है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है, तो अगेन वो कह रहा है कि यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एन कैलकुलेट करो, केसी केपी फाइंड आउट कर लें। तो ये देखो ये मैं 100% मतलब इस चैप्टर में या तो वो आपसे रिलेशनशिप डेरिवेशन पूछेगा या तो वो न्यूमेरिकल करवाएगा। ठीक है, तो या तो वो छोटी छोटी जो डेरिवेशंस मैंने आपको करवाए हैं, के पी इज इक्वल टू के एन कब होगा। ठीक है, वो छोटी छोटी डेरिवेशंस आप जरूर करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया ये मैंने कहा शॉर्ट में आएगा, डिफरेंस इसका याद कर लो। वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। फिजिकली आप उसके कलर के ऑब्जर्व कर सकते हैं, बबलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, केमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, टाइट्रेशन है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको बता रहा है। अच्छा, लीच केपी के एक्स के एन के बाद मेन चीज ये है लीच हेटियर। ठीक है, कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, कहां जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो शॉर्टकट में हमने बात की थी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। न्यू जो इक्विलिब्रियम आएगा उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट को कम करेंगे तो रिवर्स जाएगा रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू इनइफेक्टिव कोलिजन ऑफ द प्रोडक्ट, तो तब आपके पास इक्विलिब्रियम आता है।
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स 2 करवाए थे क्लास में डिटेल से, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का मे भी यही एग्जैक्टली दे दे, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, बुक आपकी चेंज हुई है, अभी इस किस्म के न्यूमेरिकल्स नहीं है, हो सकता है ज्यादा चांस ये है कि ये सेम टू सेम बुक वाला दे दे, ठीक है। बहुत कम है कि हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा डेटा या थोड़ा सा मे बी रिएक्शन चेंज कर दे, वैल्यूज भी ये सेम रहने दे, तो कम से कम ये जो जैसे है ना वैसे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अच्छा इधर आओ, ये है पेज 178, ठीक है। अगेन इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया, के लिए लिखो। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमने कहा टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो सिस्टम कहां शिफ्ट होगा, सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अगर फॉरवर्ड की तरफ मोल्स कम हुए तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स के मोल्स कम हुए तो रिवर्स में जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में देखो 2 और 3, 3 मोल्स है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, तो मतलब प्रोडक्ट की मोल्स कम है, तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करता है। सिमिलरली यहां देखें, अब रिएक्शन की दोनों साइड पे 2 मोल्स हैं, तो किसी भी साइड पे भी रिएक्टेंट शिफ्ट कर सकता है। तो अगर प्रोडक्ट आप डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिस साइड पे वॉल्यूम ज्यादा होगा रिएक्टेंट जो है रिएक्शन वहां शिफ्ट करेगा, तो इसमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर में हमने क्या कहा था, रिएक्शन के अंदर अगर हम हीट इंक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो के लिए हीट इंक्रीज करेंगे, एक्सो के लिए हीट इंक्रीज करेंगे तो वो रिवर्स में आएगा, ठीक है। तो ये बातें हमने डिटेल में की थी। तो इस किस्म का जैसे एग्जांपल देखो, कॉन्सेप्ट 8.6, तो बेसिकली आपने यही करना है। मेन चीज मैंने क्या कहा, अगर आप कहते हैं कि मैम मेरा 8 चैप्टर जो है गड़बड़ है और अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तो फिर मैं आपको कहूंगी ये कर लो, ठीक है। लेकिन अगेन गैस इज ऑलवेज अ गैस, डिस्क्लेमर मैं बार बार दे रही हूँ, 10th और 9th वाली स्ट्रेटेजीज यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अप्लाई नहीं होती। ये नहीं करना कि पूरा चैप्टर छोड़ दो, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये काम नहीं करना। खामखा उसमें से कुछ ना कुछ जो मैथ्स मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर करें, ठीक है। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ, ठीक है। मैक्सिमम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल के लिए हमारे पास पेपर एनालिसिस हो, ठीक है। पेपर शेयर हुआ है कि नहीं जरा सारा चेक करो ग्रुप। पास्ट पेपर आपके पास जो है, मैंने आपको कहा था एक पास्ट पेपर और एक जो है क्यों हल्के फुल्के टॉपिक्स लिंक करेंगे और एक मॉडल पेपर जो कि ज्यादा लिंक करेगा, वो आप जरा सॉल्व कर लें ड्यूरिंग दिस टाइम और मुझे आज सेंड करें ताकि मैं कल तक उसको एनालाइज करके क्लास में हम डिस्कस कर लें। चैप्टर 9 की तरफ आते हैं जी। मॉडल पेपर है, सारा सॉल्व किया है कि नहीं, ग्रुप में शेयर करो, जरा ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सॉल्व भी तो करना है ना, सिर्फ सवालात को तो नहीं देखना, फिर आप कहेंगे मैम इसके क्या जवाब होंगे। आप जवाब लिखें तो मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि जवाब ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है। तो कौन बच्चा जो है वो उसको कर सकता है, मुझे जरा विलिंगली बताए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कोई अच्छे स्टूडेंट्स और उसको अपने लिए कर लें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर लें ताकि मैं उसको एनालाइज कर लूं। 3-4 फास्ट पेपर्स ऑफ एब्सेक्स, ठीक है, ठीक है। यूनिक फिर सेंड कर दो, ठीक है, इस तरह करो, सेंड कर दो, मुझे शेयर कर दो। मेरा नंबर नहीं है तो असिस्टेंट के नंबर पे या मैनेजर के नंबर पे शेयर कर दो, उससे कहो मेरे साथ शेयर करे, ठीक है। अच्छा चैप्टर 9 की तरफ हम जल्दी से चलेंगे, जल्दी से चलेंगे। आपके पास एसिड बेस है। अच्छा यहां जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कंजुगेट, कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। अच्छा इसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट, उसके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेविस कॉन्सेप्ट आपको आता भी होगा, स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी जो सेल्फ असेसमेंट्स है ना, SA लिख रही हूं, ये जरूर सॉल्व करने हैं आपने। अच्छा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की डेरिवेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये प्लस इसकी जो डेरिवेशन है प्लस इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये आप जरूर करें, ठीक है। ये मैं VVIP में डालूंगी, ठीक है। नहीं इसको भी रहने दें, इसको नहीं डालती, ये तो आपको आता ही होगा। pH इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट VVIP में जो है न्यूमेरिकल pH के हो गए, pH pOH, तो VVIP में मैं डालती हूँ KB, KAKB, ठीक है। पास्ट फर्स्ट ईयर में भी ये चीजें बहुत दफा आ चुकी हैं, प्रीवियस ओल्ड बुक में बफर आ चुका है, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर के पेपर में एनालाइज करूं, KSP जिसे आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं,
ये 1000 दफा आ चुका है, तो ये इनको मैं वीवीआईपी में डालूंगी। और कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये जो नए टॉपिक्स हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है ना, इसको मैं वीवीआईपी कहां से डालूंगी, ये इधर से, के ए से मैं स्टार्ट लूंगी। ये है वीवीआईपी टॉपिक्स। के ए में हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के नाम से आपकी बुक में ये टॉपिक है। डेरिवेशन ऑफ के ए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के नाम से आपकी बुक में ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये छोड़ने वाली चीज है ही नहीं, ये बेवकूफी होगी अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मेन चीजें इस चैप्टर में ये हैं, जो मेन चीज है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर वो कहेगा आइडेंटिफाई करो। लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड कौन सा है, लेविस बेस कौन सा है, ये हम 10th से करते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाओ, ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर, उसके जो सेल्फ असेसमेंट है वो देखो, मेन क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। के डब्ल्यू, जिसे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम के डब्ल्यू को कहते हैं, के डब्ल्यू वो कहेगा डिराइव करो, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करो। पीएच क्या है, ठीक है, पीएच के न्यूमेरिकल्स हमें पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, और हमने एक और फॉर्मूला भी किया था, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और अगर पीओएच है तो हाइड्रोक्साइड आयन, और एक और फॉर्मूला भी किया था हमने, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एच प्लस ओ एच, एच एंड ओ एच की कंसेंट्रेशन, और फिर जो रिस्पेक्टिवली आ रहा है उसको हम कैलकुलेट साइड बाय साइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। एफ6 के सिलेबस में हुजैफा कहते हैं कितने चैप्टर हैं, 2 से 4 है, फिर 6 से आपके पास 6 से ऑनवर्ड्स 16 तक है, ठीक है। तो 16 तक आ रहा है, 1 और 5 को छोड़कर 16 तक के चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। 1 और 5 को निकाल दो तो 1 to 16 में 1 और 5 को निकाल कर बाकी सारे। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं, शाबाश। अब इसको जरा बुक से देख ले, आप इस लिहाज से प्रिपेयर करें, फिर एंड में हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें 1-2 टॉपिक, अब ऑब्वियसली पूरी बुक तो ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन 1-2 टॉपिक फिर मैं आपके ग्रुप में पोल करूंगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही जरूरी है, जो आप कहते हैं मैम ये तो होना चाहिए रिवीजन में, वो एक आध टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, वो उस पर फिर मैं डिटेल और डेप्थ में जाऊंगी विद ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट। अच्छा, अब बुक पे चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। ये देखो, ये है मेरे पास चैप्टर 9 एसिड एंड बेस, ठीक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वो डील कर रहा है, मुझे पता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हीनियस की लिमिटेशन मुझे पता होनी चाहिए। अप्लाइज टू आपके पास एक्वस मीडियम ओनली, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस है जो एच आइन देगा, बेस वो है जो ओ एच आइन देगा। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट वाटर बना रहा है, ठीक है। कंजुगेट एसिड बेस क्या है, ब्रॉन्सन एंड लोरी के अकॉर्डिंगली एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड आफ्टर डोनेटिंग अ प्रोटॉन कंजुगेट बेस बनाएगा, बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन कंजुगेट एसिड बनाएगा। मेन चीज ये है, ठीक है। तो वो आपको कहेगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताओ, ये रिएक्शन है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताओ। अच्छा, लेविस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, जिसके पास लोन पेयर है वो बेस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है वो एसिड है, ठीक है। तो अगेन वो कहता है जो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस है, और जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो डोनेट करेगा लोन पेयर वो बेस है, ठीक है। अगेन ये वही ट्रेडिशनल एग्जांपल जो 10 से हम करते आ रहे हैं, ये वही है, ठीक है। अगेन NH3BF3 देखो लोन पेयर है, अमोनिया बेस हो गया, BF3 एसिड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब मेन चीज यहां से शुरू हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मैं यूनिब एक क्लास ले लूं, ठीक है। तो वो आपकी ट्रायल क्लास भी हो जाएगी मेरे साथ नए स्टूडेंट्स की, और आपके एग्जाम में क्योंकि ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को स्टूडेंट डिफिकल्ट भी ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उसको कल पे रखा है कि कल सिर्फ वही चैप्टर्स मैं डिस्कस करूंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के ऊपर आते हैं हम। ये देखो, डेरिवेशन ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ऑटो आयनाइजेशन के नाम से इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये वही सेम चीज है। अच्छा, फिर पीएच एंड पीओएच आता है। एच आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, सोल्यूशन एसिडिक है। एच आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, ओएच की ज्यादा होगी, सोल्यूशन बेसिक है। दोनों की कंसेंट्रेशन तो न्यूट्रल है, ठीक है। पीएच
क्या है और पीएच के न्यूमेरिकल क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर वो कहता है कि सब्सटेंस आपको गिवन है, देखो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल इंपॉर्टेंट है 195। ठीक है, मेरी आप ऑब्जर्वेशन देख लीजिएगा कि यही होगा कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट इधर उधर से उठा कर देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का हो सकता है डेटा चेंज कर दे, लेकिन बात यही होगी। देखो OH आयन की कंसेंट्रेशन दे रहा है, कि W वो आपको कह रहा है कि इसका क्या फाइंड करें, इसकी H आयन फाइंड करें। हाँ, कैलकुलेट H आयन। OH मुझे गिवन है, KW मुझे पता है, H एंड OH है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, KW की वैल्यू मुझे पता है 10⁻⁻14 है, OH मुझे पता है, H मैं फाइंड कर लूंगी। अगेन वो पीएच कह रहा है कि ये है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.001 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही जैसे 10th में आप करते थे, तो उसको पावर में ले जाओ 10 रेशो -3 को लॉग के साथ ले आओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप टू इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। टाइट्रेशन किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल में था। ठीक है, एक सोल्यूशन अननोन होता है, दूसरा नोन होता है, जिसको डाइल्यूशन फॉर्मूला आप कहते हैं M1V2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अच्छा ये चीज शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको भी डालें, इसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डालें। ये शॉर्ट में ये एमसीक्यू हो सकता है, एमसीक्यू शॉर्ट में भी नहीं, मुझे ये एमसीक्यू मुझे एमसीक्यू लगती है। और सिमिलरली ये चीज भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोलर। ठीक है, अच्छा ये मेन बात आती है। वीवीआईपी में मैंने इसको डाला हुआ है। ठीक है, 198 वीवीआईपी में हमने इसको डाला है। ठीक है, टाइट्रेशन नहीं, पीवीए में भी आता है, लेकिन इधर भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मीरब। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के ए। ठीक है, हमने कहा के ए क्या है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ के ए आएगा। एसिड क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या कहलाता है, के ए। बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या कहलाता है, के बी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। वैल्यू इसको कैसे फाइंड करते हैं, पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। लेकिन फिर हमने कहा के ए की वैल्यू बड़ी अनफिजिबल होती है, इसको याद करना इंटरप्रेट करना मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इसके लिए हम पी के ए ले लेते हैं। तो के ए की वैल्यू को पी के ए में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिंगल डिजिट में आ जाए, और वो सिंगल डिजिट से हम बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और वीक एसिड होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट एसिड दे देगा, वो कहेगा ठीक है, या पी के ए दे देगा। ठीक है, के ए दे दे तो पी के ए में आप खुद कन्वर्ट कर दीजिएगा, और अगर पी तो कहेगा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक कौन सा है, एमसीक्यू में, तो वो आप इजीली बता सकते हो। इसी तरह वो कहता है कि कैलकुलेट के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये अगेन वही कंसंट्रेशन वाले मेथड से था जो कि रेट लॉ के अंदर और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी अप्लाई किया था, तो ये वैसे ही है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, इसकी हल्की फुल्की डेरिवेशन आनी चाहिए। ठीक है, और कुछ यहां से सब्सटेंसेस याद कर लें जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर है। बफर, अच्छा बफर में लॉन्ग में लॉन्ग आए ना कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब वाले, तो बफर और टाइप्स ऑफ बफर फिर एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और जो है अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो बफर ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपना पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, चाहे उसमें एसिड डालें चाहे उसमें बेस डालें, और हमने इसमें एसएलओ का एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी किया था जिसमें हमने एसिड डालकर चेक किया था कि पीएच में कोई चेंज नहीं आया, और बेस डाल के भी चेक किया था कि उसके तो हमने कहा एसिड और उसका सॉल्ट और बेस और उसका सॉल्ट जो है हमने इस्तेमाल किया था एज अ बफर। ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो कौन से आयंस बनेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केएसपी हमेशा से अगर पास्ट पेपर एनालाइज करें ये क्वेश्चन बार बार आता है, केएसपी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन क्या है, ये करें आप। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगेन, अब अगर आपके पास प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा केएसपी से, जो कंडीशंस होती हैं अक्सर सवालात यहां से बनते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट है जिसके अंदर आयंस कॉमन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इनसॉल्युबल या प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो दो सॉल्यूशंस देगा, वो कहेगा कि कौन सा जो है प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो जैसे ये
कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.6 के सवालात हैं, ऐसे ही सवालात मैं इधर एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्लस न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर 9 हमारा डन है। अच्छा जल्दी से जाते हैं चैप्टर 10 में। अच्छा अभी मैम चैप्टर 10 में हम क्या करें, ठीक है क्या करें, मतलब ये पीरियड्स ग्रुप की डेफिनेशन तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रही हूँ कि अगर क्या आए, तो मतलब ये तो आपके हाथ का खेल होगा कि आपको पीरियड की डेफिनेशन ग्रुप की डेफिनेशन आती होगी। ठीक है मैं मेन बात पे चलूंगी कि इस चैप्टर की मेन क्रक्स क्या है। मेन क्रक्स है आपके पास ट्रेंड्स इन मेटेलिक, मतलब वो जो एंड वाले टॉपिक्स है ना जिसमें रिएक्शन है वो करोगे आप। ऐसा नहीं कि पीरियड ग्रुप और ब्लॉक्स में ब्लॉक्स शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट बार बार आ रहा है इस चैप्टर में तो वो शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन ट्रेंड इन मेटेलिक नॉन मेटेलिक की जो मेन हेडिंग बुक में लगी है ना उसके नीचे छोटी छोटी हेडिंग्स हैं वो खामखा करेंगे। इसमें रिएक्शंस है, क्या होगा बेस में क्या होगा, ठीक है वेरिएशन। इसके बाद जो वीवीआईपी में मैं डालूंगी वो है वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड में हेडिंग है। ये दो वीवीआईपी हैं इसके अंदर, मतलब ये दो कर लिए तो इस में मेजर बात हो गई आपकी, वीवीआईपी ये भी और ये भी, ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, ठीक है क्योंकि आपका पेपर इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का मिक्सचर बनना शुरू हो गया है। ठीक है पहले अगर आप 1-2 साल बाद पहले मुझसे पूछते तो पहले तो मुझे फिंगर टिप्स पे पता था कि इंपॉर्टेंट ही देता है। अब क्योंकि की पॉलिसी भी कुछ ऐसी हो गई है कि आपने क्वेश्चन बैंक का नाम सुना होगा, फेडरल बोर्ड का। फेडरल बोर्ड हमसे एप्सेक्स के टीचर से क्वेश्चन बैंक्स बनवाता है, ठीक है वो कहते हैं हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग बना कर दे और ये भी बताओ कि इसमें नॉलेज बेस कौन सा है, नॉलेज इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है मैं रिएक्शन लिखूं और आपको कहूं बताओ इसमें एसिड बेस कौन सा है, अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस में आता है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस में आता है। तो वो हमसे क्वेश्चन बैंक्स ले चुका है, पिछले साल ले चुका है, उससे पिछले साल भी बनवाए थे लेकिन अप्लाई नहीं किया, लेकिन पिछले साल वाला सारा डेटा उसके पास कलेक्टेड है। नए जो पेपर्स उसके पास आ रहे हैं आप उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखें कि वो जो टीचर्स है ना टीचर्स से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है तो वो वही चीज उनके पेपर्स में नजर आ रही है। वो सिस्टम में क्वेश्चंस फीड है, वो बस ये आप इस तरह करें, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर दें, इतने हर एक चैप्टर से इतने सवाल होने चाहिए, इतने एमसीक्यू या ये चीज होनी चाहिए, वो डेटा फीड करता है उसको, वो सवाल को दे देता है जितने वो कहता है। तो इसीलिए पेपर ए पेपर बी आ रहा है। फिजाइया में अगर वो पेपर बी जो है वो एप्सेक्स में आता है, फिर इसी तरह दूसरे एरिया का पेपर थोड़ा सा 2 या 3 पेपर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है आपको तो अभी इतना आइडिया नहीं होगा, बोर्ड आपका 11th इस साल आएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि 2 पेपर्स आते हैं, 2 सेट्स आते हैं 2 डिफरेंट सेंटर में, एपीएस और फिजाइया में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है तो ये इसमें है। तो ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं और ब्लॉक और अगर पोजीशन को मैं देखूं तो ये वो शॉर्ट में पूछेगा, ये वो शॉर्ट में पूछेगा, ठीक हो गया। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। असगर रिसेंटली मैं और सर आपके मैक जो है वो तो हम एक ही इंस्टीट्यूशन कोलीग रहे हैं, ठीक है हमारा एपीएस ये है, देयर इज एन एपीएस ये पेशावर में जो है, ठीक है तो रिसेंटली हमने तो रिजाइन किया है, सर अहमद ने पहले किया था, रिसेंटली मैंने रिजाइन किया है, ठीक है तो अभी फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी में साथ साथ केमिस्ट्री जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, वहां मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है बीएस लेवल पे, तो फिलहाल मैं वहां पे हूँ, ठीक है लेकिन एपीएस में हमने इतना टाइम गुजारा, इस साल हमने इससे हमारा उनके साथ मीटिंग थी, ये जो चेयरमैन है ना आपका फेडरल बोर्ड का, उसके साथ हमारी मीटिंग थी, ठीक है वो पेशावर में गर्ल्स एपीएस में जो है उनका चक्कर लगा था, तो उन्होंने उस टाइम पे हमसे ये बात की थी कि ये काम हम इम्प्लीमेंट करेंगे तकरीबन 2 साल पहले, तो फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर हमसे जो है वो डेटा कलेक्ट किया, ठीक है तो वो हम सोच रहे हैं कि डेटा बैंक्स उन्होंने जो है वो अब को कहते थे कि आप सवाल बनाएं और फिर 2-3 पेपर बन के और वो निकलते थे, अब वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आइटम्स का, ठीक है डेटा क्वेश्चन पेपर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन आइटम बैंक्स कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम वो लेते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट,
ठीक है, तो जल्दी से शाबाश। अब ये चैप्टर आसान है, मैं जल्दी गो थ्रू करूंगी, जल्दी जल्दी, फिर हम बाकी चैप्टर्स को भी कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैं प्योर उसको कल पे ले जाऊंगी, मैथ्स हम डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा डिटेल और डेप्थ में मैं उसको कल ले जाऊंगी, मैथ्स डिस्कस कर लूं। हो गया? अच्छा, यहां देखो 213, पेज 213, पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? अब टेबल शोइंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। कितने कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है अप टिल नाउ। अभी तो नई बुक में तो वो आप काउंट कर लें कि टोटल कितने शो कर रहे हैं, वरना लास्ट बुक में 118 तक थे। अच्छा, फिर यहाँ दो टेबल्स हैं, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, एक ट्रेडिशनल पीरियोडिक टेबल है, और एक आपके पास जो है वो न्यू पीरियोडिक टेबल है। ट्रेडिशनल में वो कहता है रोमन्स में, और जो लेटेस्ट है उसमें वो नंबर्स लिख रहा है। जैसे नॉर्मल जो है वो 1 to 8 हम कहते हैं पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं और 7, जबकि नए वाले में हम कहते हैं 18 ग्रुप्स हैं। तो एमसीक्यू में अगर आए हाउ मेनी ग्रुप्स, तो आप देखेंगे कि रोमन में लिखा है या नॉर्मल नंबर्स में, तो अगर ऑप्शन हुआ 18, ठीक है। इसी तरह अच्छा, इसको करते हैं, रीज्वाइन करते हैं, फिर ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज इसे हम कह रहे थे पीरियड हैं, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप हैं, और न्यू के अकॉर्डिंगली 18 है। फिर हर एक फैमिली का नाम है। अच्छा, ब्लॉक्स मैंने शॉर्ट में डाले, ठीक है, ब्लॉक को हमने किस में डाला है? शॉर्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, सारा ही बता देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल यहाँ भी है और एंड पे भी है, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि ये शॉर्ट में आएगा, पीरियड ग्रुप का शॉर्ट में पूछ ले, लेकिन जो मेन चीज है ना वो ये है, मेन क्रक्स जिसको हमने वीवीआईपी किया है 218, ये है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये है क्या? नहीं, ये चीज एक सेकंड, ये नहीं, ट्रेंड्स इन मेटल डाला, ये ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 221 मेटेलिक बिहेवियर क्या है? मेटल विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट 3 जो ग्रुप्स हैं वो मेटल्स हैं आपके पास, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मेटल नॉन मेटल के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो लेफ्ट साइड वाले सारे हैं वो नॉन मेटल्स हैं। 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल्स हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, और या आयनिक बॉन्ड बनाएंगे मेटल्स के साथ, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि ये आपके पास एलिमेंट है, बताओ इसका बॉन्ड कौन सा है, यानी कि कोवेलेंट है, एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा। तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वैल्यू हमने याद कर ली है, 0 to 0.4 का मतलब है कोवेलेंट है, नॉन पोलर है। 0.4 से 1.8 के दरमियान होगा तो कोवेलेंट है, लेकिन पोलर कोवेलेंट है, और 1.8 से ज्यादा हुआ तो आयनिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, इसका टेबल होता है, और उसको वैल्यूज को माइनस करके देखो वैल्यू क्या आती है, उससे हमें पता चल जाएगा ये बॉन्ड आयनिक है या पोलर है। अच्छा, यहां पे आ जाए, ये चीज हमने हाईलाइट की, ये देखो, ये ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर से बहुत सारा 0.0 से 0.4 भट्टी जो है ये आपके पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड 2 किस्म के होते हैं ना, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे N2, H2, O2, ठीक है, इन सब का डिफरेंस आप निकालें तो वो 0 से लेकर 0.4 तक का अगर डिफरेंस की वैल्यू आ जाए तो ये बॉन्ड आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट कहलाता है। सिमिलरली पोलर कोवेलेंट तब होगा जब 0.1.8 के दरमियान डिफरेंस लाई करेगा। डिफरेंस तो निकालना आता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस दूसरे की, तो वो जो डिफरेंस से वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या है हमने उसको लिखा है। इसी तरह डिफरेंस अगर 1.8 से ऊपर आया भट्टी, ठीक है, तो ये आपके पास फिर प्योर आयनिक बॉन्ड होगा। निकालो तो Na क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की, माइनस क्लोरीन, तो फिर वहां से डिफरेंस ऑब्वियसली 1.8 या उससे ज्यादा आएगा। अच्छा, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये मेन चीज है, देखो ये रिएक्शंस है इधर, देखो सोडियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड पर मैग्नीशियम फॉर्म्स ऑक्साइड्स। तो सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर मैं होती तो मैं सवाल पूछती विच वन इज मोर रिएक्टिव, सोडियम और मैग्नीशियम, गिव रीजंस। तो magnesium is more reactive than sodium because magnesium is more metallic than sodium down the group.
metals increases. So reaction with oxygen also increases. तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, ये पावर ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है आपके पास, डाउन द क्रोप इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, ठीक है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा, बर्न करेगा ऑक्सीजन को, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, सॉल्ट बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन है तो ये बेस बनाएगा, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अगेन इसी के अंदर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट आता है कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही है। देखो ये चीज, ठीक है, कैसे चेंज हो रही है, हमने इनिशियली कहा है कि देखो पहले इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन बताई है, फिर आपको ग्रेजुअली शो किया है सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, ये एक लाइन। एल्यूमिनियम जो है वो यूजुअली +4 है, फास्फोरस +5 है, सल्फर +6 है, क्लोरीन +7 इन क्लोरीन। क्लोरीन की आपके पास क्या कहते हैं, +6 इन सल्फर एंड +7 इन क्लोरीन। +7 डिपेंड करता है, +7 इधर माइनस होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं यहां तक जा सकता है, एक्सेप्शनल केसेस भी ऐड कर रहा है, ठीक है, कि वो वहां तक ग्रुप 7 तक ये हिस्सा चलता है। अच्छा, इसके बाद यहां पे आओ, ये चीज जो मैंने दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क किए थे ना, वो यहां से शुरू हो रहे हैं, वो पेज 220 से शुरू हो रहा है और वो इधर एंड हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, ठीक है, पेज 224 पे एंड हो रहा है। तो अगर आप चूज एंड पिक एंड मोमेंट, ये दो पेजेस जो नजर आ रहे हैं चैप्टर 10 के वो करें, ठीक है। साथ में ब्लॉक्स और पोजीशन आना चाहिए आपको, डेफिनेशन हल्की फुल्की आनी चाहिए, लेकिन ये मस्ट करें, ये हिस्सा जरूर करें। आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल दोबारा आ गया है, ठीक है, तो स्टार्ट में भी है, ये एंड में भी है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में डाला, ब्लॉक और पोजीशन को शॉर्ट में डाला। मेन जो 220 वाले पेज मैंने आपको बताया 220 से 224, ये दो इसको कवर करता है, ठीक है। तो 10th में तो मेजर ये चीज होगी। जल्दी दीदी सेल्फ की तरफ जाते हैं, जल्दी मैं मैथ्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। 11th और 12th की केमिस्ट्री याद रखें, एग्जामिनेशन और 9th से कंपैरेटिवली अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट ही है। इधर 11 कर लेते हैं और इधर चैप्टर 12 कर ले, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। इधर पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना, हम बीच में से अगेन गैस हम लगाते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर दूंगी, गैस इज ऑलवेज अ गैस, ठीक है। 80% हो सकता है कि पेपर इसी के गिर्द घूमे जो मैं आपको बता रही हूं। okay. हाँ, आवाज आ रही, हाँ आवाज आ रही है मेरी, अच्छा ठीक है, देख रही हूं मैं इसको। अच्छा चैप्टर 10 और 11 और 12। अच्छा, इधर क्या है, अब हमने कहा था 11 से 14 हम करेंगे, ठीक है। अब नए स्टूडेंट को हमने, पुरानों के साथ तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि फेडरल बोर्ड की पॉलिसी आई है समेटिव फॉर्मेटिव वाली, उसने आधे टॉपिक्स को फॉर्मेटिव में डाले, आधे समेटिव। समेटिव का मतलब है कि एग्जाम में इधर से सवाल आएंगे, फॉर्मेटिव का मतलब है कि ये टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। तो हमने कहा बाकी तो हम वैसे ही करेंगे, पढ़ा भी हमने सारा कुछ है, लेकिन जब 11 से 14 की बात आएगी तो बीच में हम यहाँ पिक एंड चूज करेंगे समेटिव को, और समेटिव मतलब यहाँ से मैं टॉपिक्स कम करूंगी। यहाँ जो आप प्रिपेयर करेंगे वो है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। इसको हमने क्लास में अच्छे से किया है विद इट्स मैकेनिज्म। पैन जो बनाया है पैरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, उसका मैकेनिज्म आप करेंगे, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ है। अच्छा, यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, ये मैं शॉर्ट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सल्फर एंड कंपाउंड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ज्यादातर हिस्सा इस अगर आया तो ये चीज आएगी, ठीक है। फिर एब्सेक्स देखते हैं कि इस बार क्या करता है, वो फॉर्मेटिव डालता है कि नहीं डालता, क्योंकि अक्सर नए टीचर्स जो पेपर बनाते हैं एब्सेक्स को, उनको आइडिया नहीं होता कि ये टॉपिक क्या है, क्योंकि रिसेंटली ये पॉलिसी आई है। तो अगर दे दें वो कुछ तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, अच्छा ये आपके पास समेटिव है, लेकिन फिर भी बीइंग ऑन द सेफ साइड, ऑन द सेफ साइड में डाल रही हूं कि लेबोरेटरी में आप अमोनिया गैस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वीवीआईपी ये दोनों है, इन दोनों को मैंने वीवी डाला है और ये आप खामखा करेंगे, ठीक है। ये भी शॉर्ट सा हेडिंग है और ये तो इसमें 2-3 रिएक्शन है और प्रॉपर डेफिनेशन है। मतलब अगर आप कहते हैं कि मैम सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसमें, तो फिर फोटोकेमिकल है इसमें, ठीक है। इसके अलावा वाई अमोनिया इज बेसिक, ये
पहले पेज पे ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आ सकता है। ऑन द सेफ साइड मैंने इसको डाल दिया, ऑन बीइंग अ सेफ साइड, ऑल्दो ये फॉर्मेटिव में है लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरह चैप्टर 12 में आए तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। ठीक है, समेटिव में इसको डाला हुआ है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की अगर हम बात करें। ये डिफरेंट कॉलेजेस में तो ये भी रहा है कि उन्होंने समेटिव पढ़ाए हैं और फॉर्मेटिव पढ़ाए ही नहीं है। ठीक है, तो अगेन इधर हम चूज एंड पिक कर सकते हैं इन चैप्टर्स में 11 से 14। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन, थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन है आपके पास, ये इसके सब टॉपिक में आता है। ठीक है, इसी के सब टॉपिक में थर्मल स्टेबिलिटी आता है, थर्मल शॉर्ट में आ सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी शॉर्ट एमसीक्यू मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट और एमसीक्यू इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइडाइन, बस ये करेंगे आप। रिएक्टिविटी हेलाइड में रिएक्शन है तो ये मुझे ज्यादा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर कहते हैं कि मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये है वीवीआईपी, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। शॉर्ट एमसीक्यू बन सकता है और ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आती हूँ हफ्सा, आती हूँ। हाइड्रोकार्बन करना पड़ेगा, उसमें मैंने चूज एंड पिक किया है कुछ हद तक। ठीक है, 50 तो पूरा करो, 15 छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन 16 में फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, मैथ्स आज हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, सारा जल्दी करें, शाबाश। सारा है हमारे साथ, सारा नहीं है, नहीं है, कोई और स्टूडेंट ले ले जो मेन ग्रुप में हमारे साथ एडेड है, वो ले लें। हाँ 15 पूरा है, 15 पूरा है। ठीक है, उसमें कुछ, हाँ मोमिना फिर आप ले लो, मुझे शेयर करना आसान हो। ऐसा स्टूडेंट ले जो फिर मेरे साथ लिंक्ड हो। जैद, जैद, फुरकान, आप में से कोई ले ले, मुझे शेयर कर दो फिर, जल्दी करो, शाबाश। हो गया जैद, ठीक है। अच्छा 11 12 हो गया, 13 14 जल्दी से बस मैं और हम इसको एंड करेंगे। तो कल तक आपको ये होगा कि आप प्रिपेयर, मेजर पोर्शन जो है वो आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। 11 12 हो गया, 13 और 14 इसको भी मैं एक ही इस पे ले चलती हूँ, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 13 में हमारे पास है एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, खामखा करेंगे एयर पोल्यूटेंट। वीवीआईपी है, सारा आ रही है। ठीक है, स्मोग, उसकी टाइप्स, उसका मैकेनिज्म, खामखा करना है, नहीं छोड़ना। 2 जगह स्मोग आ चुकी है, एक जगह फोटोकेमिकल आ चुकी है, एक जगह नॉर्मल आ चुकी है। तो ये मैं इसको इंपॉर्टेंट करूंगी क्योंकि चैप्टर से कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर देगा। ठीक है, ये करें। और एसिड रेन, मतलब ये 3 ही टॉपिक्स करवा रही हूँ। एसिड रेन कम इंपॉर्टेंट है लेकिन कर ले। ठीक है, अच्छा 14 पे अगर आते हैं तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये वो टॉपिक मैं चूज कर रही हूँ, वैसे बहरहाल मुझे इतना कोई, लेकिन ये वो टॉपिक मैं चूज कर रही हूँ जो समेटिव के अंदर है। ठीक, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर, फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेस। प्रोटेक्टिंग वाटर लिख देती हूँ। ठीक है, protecting and preserving water and water treatment method being on the safe side। ठीक है, ये अक्सर टीचर दे एपीएस के। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट मेथड्स कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू में वो कहीं ना कहीं किधर ना किधर डाल देते हैं। ठीक है, तो इधर वीवीआईपी जो है, वीवीआईपी क्या बस इंपॉर्टेंट ही है। इधर कुछ इसका स्क्रीनशॉट जल्दी करें। हाँ ज्यादा इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जल्दी से गो थ्रू करवाती हूँ। ठीक है, बस 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा ये। अच्छा 15 ऑलमोस्ट पूरा है, 15 मत छोड़ो। ठीक है, अगर 15 में मैं वीवीआई देती हूँ, नोमेनक्लेचर है। ठीक है, नोमेनक्लेचर के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वरना इस चैप्टर में मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी और ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर 15 में आप कुछ छोड़ें। ठीक है, तो 15 में लिखवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरा चैप्टर अभी बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, 16 में हाँ मैं थोड़ा बहुत लाइक कोशिश करती हूँ कि आप उसको पिक एंड चूज करें। 16 डायरेक्टली 16 पे। ठीक है, आइसोमेरिज्म इंक्लूडेड ही नहीं है, शिफा श्योर
दो चैप्टर्स। अच्छा, एक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरी में आधा चैप्टर में, मतलब आधा आइसोमेरिज्म 15 में, आधा 16 में। मोइन्स आइसोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहां 16 पे मैं आती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सक्लूडेड है, बस फिर तो काम आसान हो गया आपका। मेन चीज तो आइसोमेरिज्म से भरी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रिपरेशन नहीं, रिएक्शन ऑफ अल्कीन एक भी नहीं, ठीक है। वीवीआईपी में रिएक्शन ऑफ अल्कीन में डालूंगी, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डालूंगी मैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, तो बस फिर उसको मैंने बीच में निकाल दिया। ओजोनोलाइसिस इसी में आता है, ठीक है। फिर चैप्टर डिस्कस करेंगे कल, तो उसको डाल देंगे, वरना मेरे ख्याल से मैं देख ही लेती हूँ कि इसके अलावा क्या बनता है, वरना मैंने वीवीआईपी में इसी के अंदर इंक्लूड किए थे ये चीजें। हाँ, 15 तो पूरा है, उसको तो छोड़ ही दें, उसमें छोड़ने का कुछ बन नहीं रहा हमारे पास। 15 में कुछ छोड़ने की चीज नहीं बन रही। अच्छा, आ गई रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। वाई अल्केन इज इनर्ट, ठीक है। ऐसे सवालात आते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिखा है, ये वीवीआईपी है, ये तीनों वीवीआईपी हैं, अल्कीन और फ्री रेडिकल वीवीआईपी में डालें, वीवीआईपी इसको भी डालें, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा, इसके प्रिपरेशन भी कर लो अल्कीन की। दो ही रिएक्शन है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। केमिकल इनर्टनेस ऑफ अल्कीन के रिएक्शन आ जाते हैं, सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये 2-3 पेजेस आए हुए हैं। ओजोनोलाइसिस, एपॉक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन बीसी के अंदर है। कंजुगेशन इन अल्कीन शॉर्ट में कर लो, कंजुगेशन इन अल्कीन ये शॉर्ट में कर लो, कंजुगेशन इन अल्कीन ये शॉर्ट करो, दिस इज शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, और आए हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंडक्टेंस और आइसोमेरिज्म नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो इतना फिर आसान है चैप्टर 16 आपके लिए, ठीक है। ये कर लें, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑन बीइंग अ सेफ साइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में बीच में डाल दूंगी सेफ साइड पे रहने के लिए, ठीक है। ये कर लो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा पेपर, ठीक है। 17 वो फिर आगे डिस्कस करते हैं फुरकान, ठीक है। वो आपको पर्सनली मैं फिर वॉइस नोट कर दूंगी, स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। शेप्स इन इथेन है वो सईदा हफ्सा, ठीक है। शेप्स आपके पास जो है ना, शेप ऑफ साइक्लोअल्केन, शेप ऑफ इथेन, क्या डिस्कस है इसके अंदर, सिंगल सिग्मा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन है, के कर लो शेप्स ऑफ इथेन, और अगर साइक्लो को देख रहे हो तो शॉर्ट में देख लो, ठीक है। लेकिन मेजर जो चीज लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर्ट, रिएक्टिविटी, कंजुगेशन ऑफ अल्कीन शॉर्ट में, क्लासिफिकेशन लॉन्ग शॉर्ट दोनों में हो गया। बस इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। बुक से जरा इसको गो थ्रू करते हैं एंड वी आर डन विद दिस, ठीक है। कल ये है, अब मुझे आप बताएं कि क्या मैं आपको रिएक्शन ऑफ अल्कीन एक ऊपर से एक्सप्लेन कर दूं पेपर के लिहाज से। एक तो मैं आपको पेपर पैटर्न का थोड़ा सा बताऊंगी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ठीक है। पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर सॉल्व करके आपने मुझे भेज दिया तो मेन वही डिस्कशन मेरी रहेगी, ठीक है। पेपर एनालिसिस हो गया, तो कल के लिए जो मेरा टास्क है, एक तो पेपर एनालिसिस अगर आपने सॉल्व कर लिया वो पेपर, ठीक है, वो सबके लिए फ्रूटफुल चीज हो जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा हमारे पास कि मुझे सजेस्ट करें कि इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करें, 15-16 में से आप क्या कहते हैं, आपको क्या चीज एक डिफिकल्ट लगती है जिसपे मैं एक थोड़ा सा एक 20 मिनट उसको मैं दे दूं। फ्री रेडिकल बहुत आसान है मीरब, वो कोई मुश्किल ही नहीं है। फ्री रेडिकल वैसे मैं अगर आप एक टॉपिक चूज करते तो फ्री रेडिकल बहुत आसान है, इसमें 3 प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। कोई एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर करवा सकती हूँ जितना हमारे पास टाइम है। हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात करनी है, ठीक है, कल टाइम मैनेजमेंट,
जल्दी से मुझे बताएं कि क्या एक टॉपिक मैं भी कर दूंगी। पेपर एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम कर लेंगे पेपर अटेम्पटेशन पे बात, ठीक है। पेपर अटेम्पटेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, अटेम्पटेशन और पेपर मतलब कैसे सेट होगा, पेपर सेटिंग के ऊपर मैं बात कर लूंगी। मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट, थोड़ा सा आपकी काउंसलिंग भी। तो मुझे आप फिर पर्सनल में बता दें कि क्या आप कहते हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी का एक आध उठा लूंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और कॉल टू द टाइम जितना हमारे पास कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें इंशाल्लाह। कल जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। 328 329 पे क्या है, क्या है मीरब, है क्या, ठीक है। तो यहाँ इसको एंड करते हैं, ठीक है। डिस्कशन करने की जरूरत है या नहीं, या बस एंड करें, क्या ख्याल है, ठीक है। से गो थ्रू करें जैसे मैंने, हाँ, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, और एपॉक्सीडेशन, ठीक, बहुत जरूरी है, ठीक है। बुक से गो थ्रू करवाना। और आपको पता नहीं, हमने जून से ये सेशन स्टार्ट किया, 5 जुलाई से, जून से भी नहीं, जुलाई से, 5 महीने, 5-6 महीने। और ऑब्वियसली 1-2 दिन जो है वो हम बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जितनी बेस्ट होगा वो हम आपको स्टैंड अप के लिए प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है। हाँ, ओजोनोलाइसिस, एपॉक्सीडेशन उसी का हिस्सा है मीरब, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कल कर लेंगे इंशाल्लाह उसको, ठीक है। चलो यहाँ क्लास एंड करते हैं। कल की टाइमिंग्स फिर मैं आपको कोशिश कर दूंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट यही टाइमिंग्स होंगी, 6:30 या 7:30, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसको देखते हैं, ठीक हो गया बच्चे। अल्लाह हाफिज।